मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर। किस्त नंबर 18। रायम की गाड़ी एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आकर रुकी। वो दोनों सारा रास्ता बातें करते और हंसते मुस्कुराते आए थे। रायम गाड़ी से बाहर निकला और रानिया चमकती आंखों से मुस्कुराते उसे देख रही थी, जो घूम कर दूसरी साइड आ चुका था। उसने बाएं साइड का दरवाज़ा खोला और रानिया इस बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। रायम ने उसकी हंसी की दिल ही दिल में न जाने कितनी बलाएं ले डालीं। अभी कुछ घंटे पहले वो रो रही थी, मायूस और डिप्रेस्ड थी, मगर रायम के साथ आकर वो कुछ ही घंटों में नॉर्मल हो गई थी, हंस रही थी। रानिया गाड़ी से बाहर नहीं निकली, बस रायम को देख रही थी। रायम जैसे उसकी नज़रों का मफहूम समझ गया और रायम का डिम्पल पूरी आबोताब के साथ चमका और रानिया तो उसके डिम्पल में खो ही गई। रायम ने अपना हाथ फैलाया। प्लीज़ प्रिंसेस, सर को हल्का सा खम देते हुए उसने रिक्वेस्ट की और रानिया का सुकून टूटा। वो एक बार फिर हंस पड़ी, फिर अपनी नाजुक सफ़ेद मोमी हथेली रायम के हाथ पर रख दी। श्योर प्रिंस, वो भी उसके अंदाज में बोली और इस बार उन दोनों की हंसी एक साथ गूंजी। वो नज़ाकत से कदम गाड़ी से बाहर निकालती उसके पास खड़ी हुई। रायम ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी लॉक किए चाबी अपनी पॉकेट में डाली। पहले फूड कोर्ट चलते हैं, फिर कुछ शॉपिंग करेंगे। रायम ने चमकती आंखों के साथ उसकी तरफ झुककर सरगोशी की और रानिया उसकी नज़रों की तपिश से ब्लश करने लगी। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे, वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रही थी और रायम उसके चेहरे पर बिखरते गुस्से कज़ा के रंग देख सकता था। उसका हाथ अब तक रायम के हाथ में था। वो इसे साथ लिए अब मॉल के फूड कोर्ट की जानिब जा रहा था और कुछ फासले पर अपनी गाड़ी में बैठी जिया ने यह मंजर जल्दी आंखों से देखा। वो क्या बातें कर रहे थे वो ये तो ना सुन पाई, मगर उनको एक साथ इतना खुश देखकर जिया के दिल में आग लग गई थी। उसने एक ज़ोरदार मुक्का स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी रानिया शावेज शाह। तुम्हें मेरे और रैम के दरमियान नहीं आना चाहिए था, और जो चीज़ जिया को पसंद आ जाए फिर वैसे सारी दुनिया से छीन लेती है। और तुम्हें दोस्ती में यह कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। खुद ही पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो पागलों की तरह गुस्से से चीखी थी। इस वक्त वो इतने गुस्से में थी कि यह भी भूल गई कि रानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो अपनी दोस्त को तबाह करने की बात कर रही है। दोस्ती में तो इंसान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। ये जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं ना, इन्हें अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर वो इस चीज़ को अपनी मिल्कियत समझना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई इंसान उनकी दस्तरस से दूर रहे तो इस इंसान को हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। अमीर बाप के बेजा लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया होता है, और जिया भी इन जैसी लड़कियों में से ही थी, जो अपनी अना और जुनून की खातिर आखिरी हद तक जाने से भी बाज नहीं आने वाली थी। वो रैम के साथ चलती हुई फूड कोर्ट तक आई। रैम ने एक टेबल के पास रुकते हुए कुर्सी खींची और रानिया को किसी शहजादी की तरह कुर्सी पर बिठाया। फिर उसके बाद सामने वाली कुर्सी खींचकर खुद भी बैठ गया। और रानिया तो आज खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। वो आज उसे काफ़ी व्यापक प्रोटोकॉल दे रहा था, और रानिया ये बात जानती थी कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ इसके लिए ही है। सो क्या ऑर्डर करोगी? संजीदगी से अपने कोने टेबल पर रखे मुस्कुराहट के साथ उसने रानिया को मुखातिब किया। रानिया ने कंधे झुकाए। जो आपका दिल चाहे वो ऑर्डर कर लें, आज मैं आपकी पसंद का खा लूँगी। उसने खुले दिल के साथ ऑफ़र की, और उसकी ये अदा सामने वाले के दिल में तहलका ही मचा गई। बहुत मुश्किल से रायम ने अपना दिल काबू किया। एक तो उस लड़की को देखकर दिल बेकाबू हो जाता था। ओके ठीक है, तो फिर बिरयानी ही ऑर्डर करते हैं। रायम ने मेन्यू कार्ड पकड़ लिया कि नखियों से वो रानिया का हसीन चेहरा ही देख रहा था, जिस पर आज चमक ही अनोखी थी। ओके। रानी ने उसके हाँ मिलाई। रैम ने ऑर्डर किया। 10 मिनट से पहले इनका ऑर्डर आ चुका था। वो दोनों हल्की फुल्की बातों के दौरान खाना खा रहे थे, और मुसलसल इन दोनों की मुस्कुराहटें बिखर रही थीं। जो एक कोने वाली टेबल पर बैठी जिया चंगारियों के साथ देख रही थी, उसके दिमाग में इस वक्त इतना गुस्सा था कि उसका बस न चलता, वो रहने की जान ही ले लेती। वो दोनों खाना खा चुके थे और रैम ने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली। जानता था कि अब रानिया को कुछ मीठा भी चाहिए होगा। खाने के बाद तो जैसे मीठा खाना उसका पसंदीदा मशगला था। वो दोनों जितनी देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे, इतनी देर जिया उन्हें कोने वाली टेबल से बैठी घूरती रही। वो खाना खा चुके थे। बिल आया। इससे पहले रानिया अपना बैग खोलकर अपना वॉलेट बाहर निकालती। रायम ने उलझन से उसे देखा। ये क्या कर रही हो? रानिया ने बैग छोड़े उस सर उठाकर रायम को देखा। आपने ही तो कहा था आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तो बस उसकी पेमेंट कर रही हूँ। उसकी इस कदर मासूमियत पर तो रायम का दिल चाह सदके वारी जाए, और उसे हंसी भी है बहुत आई। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी काबू की। उफ़ कम लड़की, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और दूसरी बात, बिल मैं दूंगा। इससे पहले रानिया कुछ बोलती, रैम ने उसका हाथ पर अपना हाथ रखे गिरफ्त सख्त की, जैसे कह रहा हो कि मेरी पूरी बात सुन लो। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इसलिए मेरे पैसे भी तुम्हारे ही हुए, तो इनडायरेक्टली ट्रीट मैं तुम्हारी तरफ से ही खा रहा हूँ। और रानिया हैरान रह गई कि क्या करे उस ज़हीन आदमी का, जो कहाँ के ताने बाने कहाँ बुन रहा था। वो कंधे झुका कर रह गई। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। और राइम हंस पड़ा।
بل دینے کے بعد وہ دونوں فوڈ کورٹ سے باہر نکل آئے اور اب ان دونوں کا رخ شاپنگ مال کے اندرونی طرف تھا۔ وہ دونوں شاپس کے سامنے سے گزرے تھے۔ اچانک رانیہ کو کچھ یاد آیا۔ اچھا، تو اگر مجھے کچھ لینا ہوگا تو اس کی پیمنٹ کون کرے گا؟ وہ جیسے رک کر اس سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی اور رائے مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آف کورس میری طرف سے ہوگی، کیونکہ میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ آخری بات اس نے بہت مان سے کہی تھی اور رانیہ کتنے ہی پل سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہر پل اسے مان بخشتا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خود پر قابو پاتی نارمل ہوئی، پھر کندھے اچکائے۔ اوکے، ایز یو وش، جیسے احسان کر رہی ہو کہ میں آپ کے پیسوں سے شاپنگ کر لوں گی۔ اور رائم کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی کہ مال میں گزرتے ہوئے لوگ مڑ مڑ کر اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھ رہے تھے جو اپنے سامنے مہرون رنگ کی فراک پہنے لڑکی کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ الان گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر دوسری طرف آیا۔ ہانیہ کے چہرے پر تکلیف کے اثرات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہانیہ نے گاڑی سے باہر نکلنا چاہا مگر الان نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ اپنا سارا غصہ ہانیہ پر اتار رہا تھا اور ہانیہ کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ گئیں۔ اس نے روتو سا منہ بنا کر الان کو دیکھا۔ اس پہ میرا کیا قصور؟ اگر چوٹ لگ گئی؟ سوں سوں کرتی وہ اتنی معصوم لگی کہ الان کا سارا غصہ پل میں غائب ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ اس نے ہانیہ کو زمین پر پاؤں رکھنے ہی نہیں دیے، دوبارہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پاگل لڑکی، میں یہ کہہ رہا ہوں کتنی چوٹ لگی ہے؟ جب اس حالت میں چل نہیں سکتی تو کھڑی ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ گاڑی کا دروازہ اپنے بازو سے بند کیے وہ ہانیہ کو گھورتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا اور ہانیہ اس وقت درد کے ساتھ کم سے کم الان کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، اس طرح سب کے سامنے لے کر جائیں گے؟ وہ تو پل میں پریشان ہوئی تھی۔ حویلی والوں کے سامنے اس حالت میں جانا کم سے کم ہانیہ کے لیے ناممکن تھا، مگر الان نے اس کی ایک نہ سنی اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ایک تو وہ تھی بھی اتنی ہلکی سی، اس کا وزن بھی محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ الان خود حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گڑیا ہی پکڑ لی ہو۔ یہ تم کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو؟ تمہارا ذرا بھی وزن نہیں ہے۔ الان نے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے اسے گھورا اور ہانیہ کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، مجھے موٹے ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں تو سلیم میں اچھی لگتی ہوں۔ اس کے منہ کے زاویے عجیب عجیب بنے تھے جو الان دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کا نقاب اب اتر چکا تھا۔ یہ ظالی چھوڑ دیں، اس نے ایک بار پھر مزاحمت کی۔ الان کی مسکراہٹ سمٹی، غصے سے اس نے ہانیہ کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک یہ غصہ آیا تھا اور ہانیہ ایک پل کے لیے سہم گئی۔ تم تو اس طرح ڈر رہی ہو جیسے کچھ غلط کر لیا ہو، اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شوہر ہو تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں، اور اگر اس طرح حویلی میں داخل ہو جاؤ گی تو تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ کم سے کم وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اٹھا کیوں رکھا ہے۔ الان دو پل کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے بولا، پھر دوبارہ قدم اٹھاتا ہوا وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں ہی ایزل اور فریال بیٹھی تھی۔ ان کی نظر اچانک ہی الان اور ہانیہ کی جانب اٹھی اور ہانیہ کا یہ حال دیکھ کر ہیزل کے ساتھ ساتھ فریال بھی پریشان ہو گئی۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں فوراً اٹھ کر ان تک پہنچی۔ الان نے صوفے کے پاس پہنچ کر بہت آرام سے ہانیہ کو صوفے پر بٹھایا۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب پریشان مت ہوں۔ الان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دینے کی ساتھ وضاحت کی، لیکن وہ دونوں کسی صورت مطمئن نہ ہو سکیں۔ کیا؟ کہاں چوٹ لگی ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ فریال کی تو فوراً ممتا تڑپی تھی۔ فکر مت کرے ممانی، وہ ٹھیک ہے۔ الان نے انہیں دلاسا دینا چاہا، لیکن وہ ماں تھی اور سکون اتنی جلدی نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ اب وہ ہانیہ کا بازو پکڑ کر اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہانیہ کی تکلیف اب برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ بہت ضبط سے بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا حجاب کھولا۔ چوٹ کی وجہ سے سر میں بھی درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب فریال کو اطمینان ہو گیا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے تو اسے کچھ سکون ہوا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر بھیجتی ہوں۔ فریال نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، اور میں سوپ بنا دیتی ہوں۔ ہیزل نے بھی فوراً مشورہ دیا، لیکن ہانیہ کو تو یہ فکر لگ گئی کہ وہ اوپر تک چل کر کیسے جائے گی۔ لیکن فریال آپی، اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے، چل کر کیسے جائے گی؟ ہیزل نے اس کے چہرے پر پریشانی بھانپ لی۔ وہ دونوں ایک سائڈ کھڑی تھیں۔ الان آگے بڑھا۔ فکر مت کریں، میں اسے اوپر لے جاتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے دوبارہ ہانیہ کو اپنے مضبوط بازو میں بھرا اور اپنی ماں اور پھپھو کے سامنے اس بار ہانیہ شرم سے دوہری پڑ گئی۔ الان کو یہ ہانیہ کتنی کیئر کرتا دیکھ کر ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دونوں فوراً کچن کی جانب چلی گئیں، لیکن ہانیہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ چہرہ حد سے زیادہ سخت پڑ گیا۔ اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے بے ساختہ الان کے کالر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے کے مقام سے شرٹ پکڑی۔ اس کے بازو میں اچانک ہی درد ابھری تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی سسکی ہونٹوں پر ہی روک لی اور اپنا چہرہ بھی الان کے سینے میں چھپا گئی۔ الان نے اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے بہت احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ الان نے آہستہ سے اس کے گھٹنا اٹھائے اوپر کیا، اس کے شوز اتار کر اس کے پاؤں سیدھے
شوز اتار کر اس کے پاؤں بیڈ پر رکھے اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں دھستی جا رہی ہے۔ کم سے کم وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آلان اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے جوتوں کو اتارے۔ اسے شدید بے عزتی کا احساس ہوا، مگر آلان نارمل تھا۔ زیادہ چلنے پھرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، فی الحال یونیفارم بھی چینج مت کرنا ورنہ بازو میں زیادہ درد ہوگی۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا۔ کبڈ کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے اب پین کلر نکال رہا تھا۔ جوس یا سوپ پینے کے بعد یہ 2 گولیاں کھا لینا، درد میں سکون ہوگا۔ آلان نے وہ گولیاں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ فکر مت کرو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس بار اس نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا جسم ہی جلتے ہوئے کوئلے پر آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کی نمی تو جیسے آلان کے سینے میں خنجر بن کر پیوست ہوئی۔ وہ آگے بڑھا، ہانیہ کے بالکل پاس جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہنی، اس نے اس قدر محبت سے پکارا۔ ایک پل کے لیے ہانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہانیہ کی پیشانی اور بال پکڑے تھے۔ اس کی پکڑ بہت نرم اور نازک تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سما گئی۔ ہانیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر دوبارہ اس کے چہرے کے بالکل پاس جھکا۔ تم آلان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نمی نظر نہ آئے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ہانیہ کو ساکت کر گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش ہانیہ کو اپنے کان میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ سانس روک کے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو ہانیہ کے سانسوں کے ساتھ جسم میں اتر رہی تھی۔ اس کے کان کی لو اور اس کے بائیں گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہٹا اور پھر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے ہانیہ کا ہاتھ دل پر آیا جو فل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ساری تکلیفیں بھول کر مسکرا دی۔ ہاں، وہ جانتی تھی آلان ایسا ہی ہے۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی اور دن بدن وہ آلان کے لیے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ہانیہ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور ان دونوں کی محبت میں بھی لمحہ بہ لمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ لیکن انجام کیا ہونا تھا اس سے سب بے خبر تھے۔ عصر کے بعد رائم اور رانیہ واپس حویلی آئے تھے تو وہیں دوسری طرف اذخان اور نینا بھی واپس آ چکے تھے۔ جیسے ہی حنین اور ہانیہ کو پتہ چلا کہ ہانیہ کے چوٹ لگ گئی ہے، وہ دونوں تو فوراً اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ دونوں کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ہانیہ نے ڈھال سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ہی گھنٹوں میں سردیاں گھل گئی تھیں۔ وہ تھی ہی اتنی نرم و نازک کہ چھوٹی سی چوٹ نے ہی ہلکان کر دیا تھا۔ رانیہ تو فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تو حنین بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گئی۔ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، جانتی ہوں میں کتنی ڈر گئی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تو وہیں حنین کو تو جیسے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آنسو بہانے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ ارے کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ زندہ ہوں میں، مری نہیں جو آپ دونوں ایسے ٹسوے بہا رہی ہیں۔ ہانیہ ان دونوں کو روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس لیے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے مذاق کیا، لیکن ان دونوں کے ہاتھ سینے تک گئے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ رانی نے اس کے بازو پر ایک مکہ دے مارا اور ہانیہ ان دونوں کو اپنے لیے اتنا پوزیسو دیکھ کر ہنس پڑی۔ اچھا میری پیاری پیاری آپیو، میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ انہیں حوصلہ دے رہی تھی، حالانکہ اسے خود اس وقت درد سے نجات چاہیے تھی۔ وہ دونوں کتنے ہی گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھی اس سے نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہی تھیں، لیکن نینا ان سب سے بے نیاز تھی۔ وہ تو کمرے میں گھسی نہ جانے موبائل پر کیا کیا کر رہی تھی۔ اذخان جو سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا، اس سے پہلے وہ حویلی سے باہر نکلتا بالاج کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ بات سنو اذخان۔ وہ رکا، پھر پلٹا۔ بالاج نے اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ صوفے تک آیا۔ یہاں آؤ، بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اذخان سنجیدگی سے سر ہلاتا ہوا بالاج کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی بالاج نے سوال کیا۔ اذخان نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ کیا سوچنا ہے باسائیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں، مجھے بھی آپ کی طرح بہت ہی اچھا وکیل بننا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک آئی تھی جو بالاج دیکھ سکتا تھا۔ سالوں پہلے بالاج کی آنکھوں میں بھی ایسے ہی چمک ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اور یہ تمہارے چھوٹے بھائی صاحب کا کیا ارادہ ہے؟ اپنے فیوچر کو لے کر اس نے کچھ کرنا ہے یا صرف بائک ہی چلانی ہے؟ آلان کی بات کرتے ہوئے جیسے بالاج کے لہجے میں کرواہٹ اتر گئی۔ وہ تو آئے دن آلان کی حرکتوں سے عاجز آیا رہتا تھا۔ اذخان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ ڈھل گئی۔ فکر مت کریں، وہ بھی اپنا مستقبل سوچ چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شاویز ماموں کی طرح ایک بزنس مین بنے، اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی فیلڈ چوز کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اسے بزنس مین بننا ہے تو آپ اسے بزنس ہی پڑھنے دیں۔ اذخان نے سنجیدگی سے بالاج کو مشورہ دیا۔ بالاج نے بھی سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کون سا اسے روک رہا ہوں؟ بھائی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پڑھے۔ دیکھ لو، ابراہیم بھی تو ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں پہلے ہی ایک ڈاکٹر، ایک بزنس مین اور ایک وکیل ہے، مزید ایک بن جائیں گے تو کیا جائے گا؟ بالاج کی بات پر نہ چاہتے ہوئے اذخان ہنس پڑا اور کچن سے نکلتی حنین نے بے یقینی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اذخان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔
बालाज ने भी उसे इतनी बेयकीनी से देखा। वो बहुत कम हंसता था तो वो मुस्कुराता ही नहीं था। यकीन ये किसी मेरेकल से कम नहीं था। किसी खास एहसास के तहत असगान की नज़र किचन की तरफ उठी जहाँ हुनैन खड़ी थी। कुछ पलों के लिए दोनों की नज़रें मिलीं। असगान की हंसी सिमट गई। हुनैन भी जैसे होश में आई। वो हानिया के लिए किचन से खाना लेने आई थी। फ़ौरन अपनी नज़रों का जाविया बदलते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ती गायब हो गई। बालाज की नज़र असगान के ताक़ुब में गई। वो हुनैन को ही देख रहा था। और बरखुरदार, तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? अचानक ये बालाज ने ये टॉपिक छेड़ लिया। असगान ने हैरत से पलटते बाप को देखा। आपको मेरी शादी की इतनी फ़िक्र क्यों लग गई? वो भी हैरान हुआ था। क्यों, माशाल्लाह से कुछ माह बाद 23 के हो जाओगे। तुम्हें नहीं लगता अब शादी कर लेनी चाहिए? बालाज की आंखों में साफ शरारत थी और असगान के मुंह के जाविये बिगड़े। हरगिज़ नहीं अब्बा, फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना करियर सेट करना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी बहू की पढ़ाई भी मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर देख लेंगे शादी के बारे में क्या करना है। वो ताल्लुक़ से कहता हुआ उठा। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। और हुनैन और शादी के टॉपिक से हमेशा भागता था। फ़ौरन हवेली से बाहर निकल गया। उसे किसी दूसरे का इस टॉपिक पर बात करना ना जाने क्यों इतना गुस्सा दिलाता था, फिर चाहे वो इसके माँ बाप ही क्यों ना हों। हवेली पर रात उतर आई थी। जैसे ही शावेज हवेली में दाखिल हुआ उसे पता चला कि हानिया को चोट लग गई है तो वो फ़ौरन से पहले हानिया के कमरे में मौजूद था। कमरे में पहले से हुनैन और रानिया मौजूद थी। हुनैन एक साइड सोफे पर बैठी थी और रानिया भी बैठ के एक साइड बैठी थी और शावेज हानिया को सीने से लगाए उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। मेरे बच्चे को ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। वो अलग बात थी कि दर्द महसूस हो रही थी, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। एक बार आलम को चेक करवा लेना था। शावेज़ की नज़र उसके बाजू और घुटने पर पड़ी। दोनों जगह पट्टी हुई पड़ी थी। चाचू कुछ देर पहले ही आकर देख गए हैं। उन्होंने कहा है परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इस बार जवाब रानिया की तरफ से आया। हुनैन बज़ाहिर तो यहाँ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान तो बस असगान की इस हंसी में था जो कुछ देर पहले वो नीचे सुनकर आई थी। उसने अपनी ज़िंदगी के 20-21 सालों में आज पहली बार असगान को हंसते हुए देखा था। वो कितना खूबसूरत लग रहा था। हुनैन तो बस जैसे उसकी हंसी की दीवानी हुई इसमें खो ही गई थी। शावेज़ ने समझकर सर हिलाया, फिर हानिया के माथे पर लब रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो तीसरे फ्लोर पर आ चुका था। सुहान शाह के कमरे में दाखिल होते उसकी नज़रें ले अनाया को ढूंढना चाहा। वो सोफे पर घुटने इकट्ठे किए बैठी थी। न जाने आंखें किस वीरान नुक्ते पर साकित थीं। बालों की ढीली सी चुटिया कर रखी थी काले रंग के सादे से सूट में। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसकी नीली आंखों की में चमक कहीं गायब थी। उसे इस हालत में देखकर शावेज़ शाह के दिल में किरचियाँ चुभ गईं। उसे सालों पहले वो वक्त याद आया जब मशरूल शाह भी इस्लाम शाह की याद में इस तरह दीवानी हो गई थी। इन दोनों माँ बेटी ने अपने अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत की थी। उसकी माँ ने तो ज़िंदगी में मुश्किलों के बाद आसानी पा ली थी, लेकिन क्या अनाया पा सकेगी? शावेज़ आगे बढ़ा, उसके पास सोफे तक आया, फिर उसके पास बैठ गया। वो इतनी खोई हुई थी कि उसने शावेज़ का आना और फिर बैठना नोट ना किया। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। आंखों तले हल्के पड़ गए थे। सफ़ेद दूधिया चेहरा कहीं से भी चमक नहीं रहा था। चमक गायब हो चुकी थी। गुड़िया, मेरा बच्चा। कमरे की खामोश चार दीवारी में शावेज़ की मोहब्बत भरी सरगोशी उभरी। अनाया की पलकों में हरकत हुई। उसकी नज़रों का जाविया बदला। उसने आंखें घुमाकर शावेज़ को देखा। उसकी आंखें वैरान थीं, जैसे इन आंखों में कुछ हो ही ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। शावेज़ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वैसे इससे पूछता कि तुम इस कमरे में क्यों बंद रहती हो, या तुम इस तरह परेशान और उदास क्यों रहती हो। वो तो उससे ये भी नहीं कह सकता था कि कमरे से बाहर निकला करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उसे कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि अल्फाज ही नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास जज्बात तो होते हैं, लेकिन अल्फाज ज़ुबान का साथ नहीं देते। उसने बिना कुछ कहे आहिस्ता से अनाया को अपने साथ लगा लिया। कुछ पल अनाया उसके सीने से लगी साकत रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ससक कर रोने लगी। उसने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया, बस उसके सीने से लगी रो रो कर अपने दिल का गुबार बाहर निकालती रही। सुहान अहमद शाह के इर्द गिर्द उसकी सारी दुनिया घूमती थी। वो क्या गया था, इनाया की तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। खाली कमरा उसके साथ मातम कना था। और आज एक बार फिर इनाया की सिसकियाँ इस कमरे में सुनी थीं। ये कमरा और उसके दर दीवार इस बात के गवाह हो चुके थे कि लड़की ज़ुहान शाह के इश्क में किस हद तक रोई है। उसने कितने ही अश्क बहा दिए हैं। उसने कितना इस शख्स को याद किया है। इस कमरे का एक एक हिस्सा इस बात का गवाह बन चुका था। डैडा की जान, बस रोना बंद करो, खुदा से सब्र मांगो। बहुत देर के बाद शवेज़ ने खुद पर जब्त करते एक फ़िक्र अदा किया। वो इसे सिवाय सब्र की तलकीन करने के और कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। वो बहुत ही बेबस बाप था। सालों पहले जिस तरह वो मशल की खातिर इस्लाम को वापस लाया था, अगर उसका बस चलता तो वह सारी दुनिया की दौलत निछावर करते हुए ज़ुहान को भी वापस ले आता, लेकिन शावेज़ के हाथ खाली थे।
वक़्त की रफ़्तार थी कि बढ़ती जा रही थी। नैना वापस चली गई और फिर अगले 1 साल तक वो वापस हवेली नहीं आई। वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो चुकी थी और इस तरह 1 दहाई मज़ीद गुज़र गई। सुहान को गए 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। इस अरसे में आहिस्ता-आहिस्ता सारा ख़ानदान नॉर्मल होता गया, लेकिन वो चाहकर भी नॉर्मल ना हो पाई। वो कैसे नॉर्मल हो सकती थी? उसकी साँसें ही छीन ली गई थीं। इस वक़्त वो स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसके एक हाथ में पेंसिल थी, एक हाथ रजिस्टर पर था और उसका कलम हरकत कर रहा था। कभी उसके हाथ ज़ुहान लिख रहे थे, कभी उसका हाथ अहमद लिख रहे थे, तो कभी उसके हाथ मिसेस ज़ुहान अहमद शाह लिख रहे थे। लिख कर उसने सारा सफ़ा भर दिया था। उसकी हालत किसी पागल औरत जैसी मालूम हो रही थी। मैंने कहा था ज़ुहान शाह, मत जाओ मुझे छोड़कर। अगर तुम गए तो मैं ख़ुद को सारी ज़िंदगी सज़ा देती रहूँगी। खामोश कमरे में अनाया की सरगोशी उभरी। इस वक्त उसने ज़ुहान की ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी। उसके साथ ब्लैक पजामे में वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। पिछले 1 साल और 6 माह यानी 1.5 साल से अब इसी कमरे में रह रही थी। अक्सर ही वो ज़ुहान के कपड़े पहन लिया करती थी। उसे लगता था इस तरह वो दिल के बहुत पास आ चुका है। उसे आज भी उसके कपड़ों से ज़ुहान के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उठती महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो इसे अपने हिसार में ले चुका हो। इसे सुकून का एहसास होता था। कमरे से वो बाहर बहुत कम निकलती थी। कभी कभार जब दिल घबराता कमरे की चारदीवारी में वो रह कर तो फिर बाहर गार्डन में चली जाती, लेकिन फिर इसी माहौल से भी वहशत होने लगती। तो वो वापस इसी कमरे में आ जाती। स्टडी टेबल पर एक साइड पर ज़ुहान की फ़ोटो पड़ी हुई थी। जब लिख कर उसके हाथ थक गए तो उसने गुस्से से पेंसिल को टेबल पर पटका और अपना चेहरा मोड़ते हुए इस तस्वीर को देखा। आपने कहा था मुझे छोड़कर अब कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप चले गए। वो आंसुओं से भरी आंखों के साथ बेबसी से चिल्लाई थी। आपने अपना वादा तोड़ा है ज़ुहान अहमद शाह, मुझे तकलीफ़ दी है, इन सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। पूरी कुव्वत से उसकी तस्वीर पर मुक्का मारती वह हंसियानी अंदाज में चीखी थी। वह इसके इश्क में पागल थी और वह ये बात तो साबित कर चुकी थी। फ़ोटो फ्रेम का शीशा टूट चुका था। उसके हाथ पर भी कुर्चियाँ चुभ गई थीं। खून उबल उबल कर हाथ से बहने लगा, लेकिन उसे जैसे कोई एहसास महसूस ही नहीं हो रहा था। दिल का दर्द आज भी वैसा ही था जैसे 1.5 साल पहले था। ये ओशन ब्लू आंखें इन सुनहरी आंखों को देखने के लिए तरस गई थीं। नफ़रत करती हूँ मैं धोखेबाज लोगों से, शदीद नफ़रत है मुझे। अपने बाल दोनों हाथों की मुट्ठियों में दबोचकर वो एक बार फिर चीखी थी। उसका हाल तो ऐसा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से रूह खींच रहा हो। मौत भी आ नहीं रही थी। उसका दिल भी चाहता था वो भी मर जाती, लेकिन नहीं। वो जानती थी ज़ुहान जिंदा है। उसका दिल जानता था। मैं जानती हूँ आप जिंदा हैं। ये मेरा दिल जो धड़क रहा है आपके दिल से मुंसलिक है। अगर आपके दिल को कुछ होता तो मेरा दिल रुक जाता, बिल्कुल वैसे जैसे एक वक्त में मामा और बाबा का दिल एक साथ धड़कना बंद हुआ था। वह आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी कर रही थी। कभी सर को दोनों हाथों में गिरा देती, कभी सर को उठाकर अपने बाल मुट्ठी में दबोच लेती। मामा हमेशा एक बात कहती थीं, अगर इश्क में ताकत हो तो मौत भी जुदा नहीं कर सकती, तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी मौत जुदा नहीं कर सकेगी। इनाया ने अपनी भीगी आंखें साफ कीं। जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो भी साथ। सख्ती से एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती हुई जैसे इस कमरे के दरो दीवार को एक और राज सौंप रही हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक निस्वानी वजूद अंदर दाखिल हुआ। इनाया ने पलट कर नहीं देखा। वो जानती थी कौन है। वो कदम कदम चलती इनाया के पास आई। उसका ध्यान सबसे पहले इनाया के हाथ से निकलते खून पर गया। उसकी काली आंखों में तकलीफ उभरी। वो खामोशी से कबर्ड तक गई। फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, इनाया के पास वापस आई, उसे बाजू से पकड़े उठाया। इनाया ने अपने जिस्म ढीला छोड़ दिया, इसलिए सोफे तक आई। इनाया को बिठाने के बाद उसके पास बैठी और उसका हाथ के जख्म को देखा, फिर एंटीसेप्टिक लगाकर पट्टी की। इनाया की आंखों से बहते आंसू रुक गए थे। क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो खुद को? तकलीफ ज़्यादा लहजे के साथ सवाल पूछा गया। इनाया ने चेहरा उठाकर इनायत को देखा। पिछले गुजरे अरसे में वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जैसे ज़ुहान की जुदाइयों से काफ़ी गमगीन कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी नज़र आने लगी थी। मैंने आपके बेटे से वादा किया था, अगर वो वापस नहीं आया तो सारी ज़िंदगी खुद को सज़ा देती रहूँगी। और आप जानती हैं माँ, इनायत ज़ुहान अहमद शाह अपने वादों की कितनी पक्की है। इस बार वो बोली तो लहजे में बहुत मजबूती थी। इनायत का दिल दहल उठा। कम से कम वो ज़ुहान के बाद इनाया को खोने का हौसला नहीं रखती थी। और कब तक ये सज़ा जारी रखने का इरादा है? उसने बेबसी से सवाल पूछा। इनाया ने कंधे उचकाए। जिस दिन आपका बेटा वापस आ गया उस दिन ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। और इनायत का दिल मुट्ठी में दबोचा गया। वो पिछले 1.5 साल से एक ही बात बार बार बोलती थी कि ज़ुहान वापस आएगा, ज़ुहान वापस आएगा।
अब तो इनायत भी चाहती थी कि वो वापस आ जाए। वो दिल ही दिल में दुआएं करती थी कि काश इनायत की ज़ुबान मुबारक हो जाए, लेकिन उसकी ममता कहती थी जैसे वो सब कुछ खो चुकी है। सच क्या था ये तो किस्मत ही बताने वाली थी। इनायत की सोच भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही थी। इनायत की बातों ने उसे इतना हौसला दे दिया था कि वो अब उसे भी लगने लगा था कि ज़ोहान वापस आ जाएगा। उसने बिना कुछ कहे एक गहरी सांस ली और फिर इनायत को अपने साथ लगा लिया। उसके सीने से लगी इनायत को भी जैसे सुकून सा महसूस हुआ। ज़ोहान और रैम के बाद इनायत और शाविज़ दो ऐसे लोग थे जिनके सीने से लगकर ही इनायत को सुकून महसूस होना था। शायद रात का कोई आखिरी पहर था। वो नींद में बहुत ज़्यादा बेचैन थी। आंखों के सामने कोई धुंधले मंजर चल रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर वाज़ेह होने लगे। उसने खुद को अपने कमरे में पाया और उसके सामने वो खड़ा था और उसे कुछ गुस्से से डांट रहा था। तुम्हें किसने कहा है वो नैना ही है? तुम्हें किसने कहा है कि वो नैना ही नैन है? तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे नाम में भी नैन आता है और मेरी नैन कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। आखिरकार उसके लम्हों से इज़हार हो ही गया और नैन कितनी ही देर साकत निगाह से उसे देखती रह गई। फिर जैसे उसका दिमाग मफलूज हुआ, वो कहका लगाकर हंस पड़ी कि मुझे बार बार नैन कहना बंद करें, मैं वो नैन नहीं हूँ। हंसने के बाद वो अचानक रोने लगी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर फट रहा है। इससे पहले वो दोबारा ज़मीन पर सोती, असकान ने दोबारा उसे अपने बाजू में भरा, उसे अपने करीब के किए सीने से लगाया। तुम ही मेरी नैन हो। अगर हुनैन में से हे निकाल दें तो पीछे नैन बचता है। तुम ही मेरी नैन हो। बेवकूफ़ लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच सकता हूँ? कितनी कोशिश करता हूँ तुम मेरे करीब मत आओ, मगर तुम हो कि जानबूझकर मुझे बेबस करती हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर झटकूँ। इतना मुझे अपने शहर में बांध चुकी हो कि मुझे आधी रात को तुम्हारे एक दीदार के लिए तुम्हारे कमरे में आना पड़ता है। देखो तो मैं छुप छुप कर कैसे अजीब काम करने लगा हूँ। वो जैसे अपनी ही हालत का मजाक उड़ाता हुआ ऐसा था। उसने हुनैन का चेहरा ऊपर उठाया। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। तुम नहीं जानती, तुम मेरा इश्क सह नहीं पाओगी। मेरा जुनून और दीवानगी तुम्हें राख कर देगा। तुम तबाह हो जाओगी, मत करो ये। असगान ने दोबारा उसे समझाना चाहा और हुनैन कितनी ही पल साकत उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो दोबारा हंस पड़ी। अच्छा मजाक था, आप कैसे मुझसे इश्क कर सकते हैं? ये वाकई मैं ख्वाब देख रही हूँ। अब उसे बाकायदा चक्कर आने लगे थे। आंखों के सामने भी अंधेरा छा रहा था। कुछ पल के लिए तो उसे असगान का चेहरा भी धुंधला लगा। असगान इस बार तकलीफ से मुस्कुराया। यही सच है, तो मेरा इश्क हो, दीवानगी हो, जुनून हो। पागल लड़की, तुमने मुझे पागल कर दिया है। असगान ने झटके से उसके माथे पर लब रखा और हुनैन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। उसकी आंखें एक बार पूरी बंद हुई। असगान ने उसका चेहरा थपथपाया। नैन मेरी जान, क्या हुआ? आंखें खोलो। शायद वो ड्रग्स की वजह से अपनी होशो-हवास खो रही थी। अचानक उसके सीने से लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यह सब ख्वाब लग रहा है। उसकी आवाज़ में हर तरह का जज्बा था जो असगान महसूस कर सकता था। दुआ करो ये ख्वाब ही हो और तुम कल सुबह जब सो कर उठो तो तुम ये ख्वाब भूल गई हो। असगान के लफ्ज़ों में ऐसी अज़ियत थी कि हुनैन की रूह कँपा उठी। उसका सारा जिस्म पसीने से तर हो गया। वो एक झटके से उठकर बैठी। रात अपने आखिरी पहरों पर थी। कमरा साकत था। वो खाली खाली निगाहों से आसपास देख रही थी। कितने ही पल हुनैन इस सच को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के सामने वो सारी यादें नुमायाँ होने लगीं। उस दिन यूनिवर्सिटी से लेकर रात सोने तक क्या क्या हुआ था, हुनैन को सब याद आ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल रहे थे। वो इतनी बेयकीन थी कि आंखें हैरत से पूरी खुल चुकी थीं। वो जो सारी ज़िंदगी ये समझती आई थी कि नैना ही नैन है, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसके अपने नाम में भी नैन आता है। तुम ही मेरी नैन हो। असगान शाह की खूबसूरत आवाज़ अब तक कानों में गूंज रही थी। वो बेबसी से दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी, मगर आज ये आंसू बेबसी के साथ दुख के नहीं थे, तकलीफ़ के नहीं, खुशी के थे। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उस दिन इतना सब कुछ हुआ। वो कैसे भूल गई और असगान शाह ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। वो एक झटके से कंबल फेंक फेंकती हुई उठी। उसे जूता पहनने का भी होश नहीं था। नंगे पाँव ही वो अपना दुपट्टा गले में डालती हुई कमरे से बाहर निकली। उसका रुख अज़ान के कमरे की जानिब था। यही सच है, तो मेरा इश्क हो, दीवानगी हो, जुनून हो। पागल लड़की, तुमने मुझे पागल कर दिया है। बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे असगान शाह से जानने थे। वो ये बात भी भूल गई कि रात आखिरी पहरों पर है। वो नंगे पाँव ठंडी ज़मीन पर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई तीसरे फ्लोर पर जा रही थी और बाहर सारी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। जारी है